अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। 21वीं सदी की सबसे बड़ी सियासी तकसीम दाएं या बाएं बाजू की नहीं बल्कि डिजिटल नौजवान और रिवायती हुक्मरान अशराफिया के दरमियान साबित हो रही है। एक तरफ वो नस्ल है जो हर सवाल का जवाब फौरन चाहती है और दूसरी तरफ वो सियासी तबका जो अब भी माजी के नारों, खानदानी सियासत और कंट्रोल नैरेटिव के सहारे मुस्तकबिल पर हुकूमत करना चाहता है। यही तसादुम आज दिल्ली, ढाका, वाशिंगटन, कोलंबो, नैरोबी और इस्लामाबाद को एक ही सियासी धागे में पिरो रहा है। दिल्ली की जेनजी कैसे मंतक के साथ बीजेपी के नस्ल परस्ताना प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर रही है, आइए आपको दिखाते हैं। फंडिंग ले लो, पाकिस्तानी फंडिंग ले लो। हम दहशतगर्द हैं। हमारे धर्मेंद्र प्रधान ने बोला है कि ये स्टूडेंट नहीं है, ये दहशतगर्द हैं। मैंने अभी अपना नाम मुस्कान बताया है, इसलिए कि कहीं मैंने फलक बताया तो आप मुझे एंटी नेशनल ना कहते, क्योंकि मीडिया तो मीडिया है। गांव में एक लड़की भागती है, चार लड़की की कॉलेज बंद हो जाती है। क्या कहते हैं, जब तालाब की एक मछली गंदी तो सारी मछलियां गंदी। तो हम एक मीडिया को क्यों छोड़े, हम सारे को लपेटेंगे। पाकिस्तान ने बोला था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कि इनके भी राफेल गिरे हैं, इनके भी सैनिक शहीद हुए हैं। तब तो आपने उनको हेकड़ी दिखाने के चक्कर में बोल दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब आप एक साल बाद जब बोल रहे हैं कि हमारे 6 जवान शहीद हुए हैं, तो क्या दुनिया में संदेश गया कि मतलब पाकिस्तान सही था। रिवायती हुक्मरान अशराफिया के लिए जेनजी का चैलेंज गैर रिवायती इसलिए साबित हो रहा है कि ये नस्ल दलील के साथ सवाल उठाती है, मंतक और आदत शुमार से रिवायती सियासी बयानियों को शिकस्त देती है, ज़राए अबलाग के पुराने दरबानों को बाईपास करके बराह रास्त मालूमात तक रसाई हासिल करती है और शख्सियत परस्ती के बजाय कारकर्दगी, शफाफियत और जवाबदेही को मयार बनाती है। यही वजह है कि इक़्तिदार के रिवायती मराकज़ को पहली मरतबा ऐसे नाकदीन का सामना है जो नारों से नहीं बल्कि हकाइक से कायल होते हैं। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को वहां की जेनजी गोदी मीडिया करार देते हुए कहती है कि तुम जूते सरकार के चाटते हो और फिर खुद को सहाफी कहते हो। मैं अपने देश की बर्बादी की कहानी लिखूंगा, नेताओं से ज्यादा मीडिया की कारस्तानी लिखूंगा। और जूते सरकार के चाटते हो, खुद को निष्पक्ष बताते हो। आपको इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? इट्स एन ऑनर फॉर अस। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन साहब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। अमजद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक सबसे पहले तो आपको, आपने वहाँ पर चार्ज संभाल लिया है। देरीना मसाइल और मुतालबात जो है उस पर तो हम आएंगे, लेकिन हम शुरू करेंगे। बजट आपने हुकूमत बना ली वहाँ पर। बिलावल साहब ने इंतखाबी जो पूरी मुहिम थी गिलगित बल्तिस्तान में, उसमें वो नारा लगाते थे हक़ हाकमियत, हक़ मलकियत और गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक वो दिलवा के रहेंगे। पीपल्स पार्टी, एक पहला जो ट्रेंड हमने पहली बार देखा है वो ये है कि पीपल्स पार्टी चूंकि कैबिनेट में नहीं है बट हुकूमत का हिस्सा है, ड्राइविंग सीट पे सेंटर में इस वक्त नून लीग है। और नून लीग गिलगित बल्तिस्तान में, जो कि लोगों का अंदाजा था कि शायद वही, क्योंकि ट्रेंड तो हम यही देखते थे, लेकिन हुकूमत नहीं बना सके, उनको मेजॉरिटी नहीं मिली। इस ट्रेंड को भी कैसे देखते हैं? और फिर ये जो मुतालबात हैं जहां पर बजट के हवाले से 143 अरब रुपए आप कह रहे हैं कि जी आपको बजट से मुतालिक दिया जा रहा है, जबकि आपकी डिमांड जो है वो 361 अरब रुपए की है। तो ये जो डिफरेंस या वेरिएशन जो नजर आ रही है 200 अरब से जायद की, उसमें आप क्या करेंगे? लड़ाई लड़ेंगे या खामोशी से इसी के साथ ही आगे सूबा चलाएंगे? हाँ, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। चूँकि गिलगित बल्तिस्तान इंतज़ामी सूबा है तो लामहला गिलगित बल्तिस्तान ने अपने फाइनेंशियल राइट्स के ऊपर वफाक के साथ बैठ के नेगोशिएट करना है, बात करना है। तो यही जो हमारे मतलब फ़र्ज़ करें हमारा जो ड्यू राइट बनता है गिलगित बल्तिस्तान का एज एंटिटी ड्यू राइट बनता है, तो उस पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने 143 बिलियन गिलगित बल्तिस्तान के लिए आपने एलोकेट किए। अब गिलगित बल्तिस्तान का एरिया जो है वो ऑलमोस्ट KPK जितना है, मतलब खैबर पख्तूनख्वा जितना उसका एरिया है। अब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने बनाना है गिलगित बल्तिस्तान में वो इतना नहीं बनाना जो कश्मीर में है। कश्मीर का एरिया बहुत कम है। तो अब गिलगित बल्तिस्तान को आपने रेगुलेट करना भी है, उसको चलाना भी है, गवर्नेंस करनी भी है, तो गिलगित बल्तिस्तान के हालात के मुताबिक करना है, उसकी टेरेन के मुताबिक करना है, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना है। मैंने वही रोड्स बनाने हैं जो खैबर पख्तूनख्वा ने बनाने हैं। तो आप गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आप फ़र्ज़ करें कि 23 बिलियन टोटल आपने डेवलपमेंट का बजट रखा। तो 23 बिलियन में हम गिलगित बल्तिस्तान में डेवलपमेंट करना भी चाहें तो हमारा हर प्रोजेक्ट जो है वो सिक हो जाएगा, आगे नहीं चलेगा। तो वो फैसिलिटी की बजाय वो लाइबिलिटी बनेगा।
इस वक्त भी हम यही फेस कर रहे हैं कि पीएचडीपी के जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके ऊपर एलोकेशन न होने के बराबर। जो काम आपने मतलब 2 साल में करने हैं पीएचडीपी का प्रोजेक्ट, वो हमें 10 साल लग रहे हैं। सिर्फ 10 साल नहीं रख रहे हैं, उससे मतलब लाइबिलिटी बनना अलग इशू है। उसके साथ साथ मसला ये है कि वो 2 अरब का प्रोजेक्ट था या लेट से 5 अरब का प्रोजेक्ट था, वो 20 अरब पे चला गया। उसके ऊपर डॉलर पेरिटी लग गई है, उसके ऊपर एस्केलेशन कास्ट लग गई है, उसके ऊपर मतलब हाई प्राइस के वो इश्यूज लग गए। तो वो हमें आप 143 में गुजारा नहीं कर सकते और तब तक आप बजट अभी होल्ड कर रहे हैं एज अ प्रोटेस्ट। अभी हमने इस वक्त दिया है मतलब एक्सपेंडिचर बजट दिया 3 महीने का, और वफाक से नेगोशिएट कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का जो ड्यू बजट बनता है वो आप कम से कम उसकी मिनिमम कम से कम हमें अलाउ करें, और ताकि हम गिलगित बल्तिस्तान को रेगुलेट करना है, उसका निज़ाम चलाना है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि देखिए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक इलेक्शन में एक ट्रांसफार्मेशन हुई है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट दिए। अब गिलगित बल्तिस्तान मेन स्ट्रीम होना चाहता है। अब आप खैबर पख्तूनख्वा के हालात को देखें, बलूचिस्तान के हालात को देखें, या कम से कम आप एजेके के हालात को देखें, तो गिलगित बल्तिस्तान इक्वली प्रोग्रेस कर रहा है विद द पंजाब एंड सिंध। जब वो ट्रांसफॉर्म होके आपको फेडरलाइज हो गया है, आपके मेन स्ट्रीम के साथ वो मतलब चलना चाहता है, तो उसको रिप्रेजेंटेशन उसको मतलब उसकी होप को नहीं तोड़ी जानी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के यूथ ने फेडरल पार्टीज को, पीपल्स पार्टी को वोट दिए हैं, तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून को भी वोट पड़े। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है फ्रॉम द रिलीजियस सेक्टर, फ्रॉम द नेशनलिस्ट सेक्टर टू द फेडरेशन। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए उनकी होप को कंटिन्यू करने के लिए आपकी मुलाकात हुई वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से भी 2 रोज कबल, क्या उम्मीद दिलाई है उन्होंने? प्राइम मिनिस्टर को ऑलमोस्ट मैंने सारे इश्यूज बता दिए जो गिलगित बल्तिस्तान को दरपेश चैलेंजेस हैं इस वक्त। मतलब कनेक्टिविटी की जो इश्यूज हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान में जाएं तो फ़ोन मिलाना चाहें तो सेलुलर नेटवर्क नहीं है। इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो तो आपका फंडामेंटल राइट हुआ है। अगर आप मतलब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इस फंडामेंटल राइट से रोकेंगे तो उसकी सूरत हाल में वो आप फंडामेंटल राइट को रिफ्यूज़ करेंगे या आप उसको फिर उनका उसके एक नतीजे में जो रिएक्शन है, अभी आप सिर्फ तालीम के मामले में अपने पड़ोसी मुल्क में हाल देख रहे हैं। जेनजी जो है साउथ एशिया में जो नौजवान नस्ल है वो सड़कों पे इस वक्त नजर आ रही है। सो आपका गिलगित बल्तिस्तान की जो वहाँ पे ऑलरेडी प्रोटेस्ट होते हैं नौजवान अपने राइट्स के हवाले से, आपको पता है अमजद साहब के कितने सेल्फ अवेयर हैं, उनको अपने हकूक पता है, उनको ये भी पता है कि कैसे मनवाना है। तो वो अगर इस तरह से प्रोटेस्ट करने की तरफ आ जाए, सड़कों का रुख करने की तरफ आ जाए, उनके गुस्से को फिर कैसे चैनलाइज किया जाएगा अगर ये हम आज के दौर में इनको नहीं देंगे? मतलब यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हालात हैं, यही हालात से हम गुजर के आज पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ट्रांसफॉर्म किए। अब से पहले गिलगित बल्तिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट होते रहे। ये जो जम्मू कश्मीर आपकी एक्शन कमेटी है, ये गिलगित बल्तिस्तान से ये नैरेटिव लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पहले बनी थी, मतलब गिलगित बल्तिस्तान एक्शन कमेटी बनी, गिलगित बल्तिस्तान एक्शन कमेटी ने मूवमेंट शुरू किए, बहुत सारा काम किया। उन लोगों ने पूरे गिलगित बल्तिस्तान को रोड के ऊपर लाके जाम किया। ठीक, इस पूरे प्रोसेस को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने पॉलिटिकली उनको पीछे किया। हमने गिलगित बल्तिस्तान के राइट्स के ऊपर हमने स्ट्रगल कर दी। आज हमने फ़र्ज़ करें कि गिलगित बल्तिस्तान के हकूक़ के ऊपर वोट लिया, तो मुझे फिर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के साथ वही रवैया रखना होता है जिस तरह मुझे वोट पड़ा है। तो मैं उस वोट की पासदारी कर रहा हूँ। इस वक्त बजट मैंने पास नहीं किए। हम बजट पास नहीं करके वफाक के पास आए, उनको बता रहे हैं कि भाई हमने गिलगित बल्तिस्तान के जवानों से, गिलगित बल्तिस्तान के यूथ से, गिलगित बल्तिस्तान के खवातीन से और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से कमिटमेंट्स किए। लेकिन अमजद साहब, आपको वैसे वो दुश्वारी तो नहीं होगी जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, खैर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी है, वो आईनी अदालत में भी अपने वाजिबात को लेकर 946 अरब के वो चले गए हैं। लेकिन आपकी तो चले पार्टी इस वक्त सेंटर में भी इत्तेहादी है, सो आपको वो इशूज तो नहीं होंगे। तो आप बता रहे नहीं है, लेकिन वजीर आजम की तरफ से आपको पॉजिटिव सिग्नल मिला है? मुझे उम्मीद है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा उम्मीद दिलाई है। उसके ऊपर उसने कमेटी भी बनाई, कमेटी बना दी अभी वाजिबात को लेकर? नहीं, वाजिबात को लेके नहीं बनाई, अदरवाइज भी इशूज़ हैं कि मतलब आपके मतलब पीएचडीपी के अंदर एलोकेशंस का इशू है, आपका गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आपकी कनेक्टिविटी के इशूज़ हैं, आपके सियाहत के इशूज़ हैं। हम फ़र्ज़ करें कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सियाहत का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, उसके मतलब मीन्स कौन से होने चाहिए, या हम गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा चाहते हैं, उसके लिए कौन से तरीके अपनाने। लेकिन आपको ये भी पता है पाकिस्तान में अगर किसी काम को लटकाना हो तो उसके लिए कमीशन या कमेटी बना दी जाती है। वो आपके पार्टी के चेयरमैन जो है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कश्मीर में चाह रहे हैं वो कमीशन बनवाना। ये बताइए, अगर आपको लेट से अभी शुरू करना है, मामला चलाने हैं 143 अरब रुपए से ही, तो प्रायोरिटाइज किस तरह से करेंगे? लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज में क्या चीज़ आपने पहले रखी है? हमने अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है, वफाक को बताना है। उसने 15 दिनों का टाइम दिया,
इस 15 दिनों के अंदर उसने कहा कि आप अपने तमाम जो कम्पैक्ट इशूज़ हैं उनको कमेटी के साथ बैठ के मेरे पास लेके आएँ, मैं कोशिश करूँ कि उस कमेटी का मैं हिस्सा हूँ और कोशिश करें कि मतलब जो हमारे इश्यूज़ हैं उनकी इन रियल एंड मतलब डेप्थ के ऊपर हम करके लेके जाएं प्राइम मिनिस्टर के पास। और हमें उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान के साथ उसकी भी एक अटैचमेंट है। ऐसा नहीं है कि मतलब पाकिस्तान के तमाम शहरियों की गिलगित बल्तिस्तान से एक ख़ास अटैचमेंट है। बिल्कुल उस अटैचमेंट की बुनियाद पे हम मतलब उनको बावर करा सकें, उनको कन्विंस कर सकें। देखें आज मतलब इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के हालात क्या हैं, कितना डिज़ास्टर है। हमारे तकरीबन आलमोस्ट तमाम ज़िलों के अंदर इस वक्त मतलब इमरजेंसी लगी हुई है। बहुत सारे गाँव के अंदर पानी का फ्लैश फ्लड्स की वजह से नुकसानात हुए हैं, फसलों को नुकसान हुआ, घरों को नुकसान हुआ, लोगों को नुकसान हुआ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, हमारी पुलें बह गई हैं। इस वक्त कनेक्टिविटी के बड़े इशूज़ का सामना करना पड़ रहा है। हम गिलगित बल्तिस्तान में 8000 ग्लेशियर्स रखते हैं, ये पोटेंशियल है पाकिस्तान में। इन 8000 ग्लेशियर्स की प्रोटेक्शन करनी है, इसकी प्रिजर्वेशन के ऊपर कोई पॉलिसी होनी चाहिए, इसको प्रिजर्वेशन के लिए कोई अदारा होना चाहिए, कोई अथॉरिटी होनी चाहिए। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम वफाक को भी कन्विंस कर रहे हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान के मतलब जो आपके ग्लेशियर्स प्रोटेक्शन पोटेंशियल्स है या उसका जो डिपॉजिट है उस ज़ख़ीरे को कैसे बचाना है। आज 45 डिग्री का टेम्परेचर, 35 से अबव हम कभी नहीं गए थे। तो अब 45 का टेम्परेचर हमारी वजह से तो नहीं हुआ, हम तो इसके मतलब जिम्मेदार तो नहीं है, ओवरऑल पूरी दुनिया इसकी ज़िम्मेदार है। तो ये सारी चीज़ें दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि आपके 8000 ग्लेशियर्स, नॉर्थ और साउथ पोल के बाद गिलगित बल्तिस्तान सबसे बड़ा मतलब रिजर्वायर पोटेंशियल आपका जो वाटर शेड है पाकिस्तान का, उसको थ्रेट्स का सामना है। इस सूरत हाल को हम मतलब वफाक के सामने शेयर नहीं करेंगे तो हम कहाँ शेयर करें। मतलब आपके पास मीडिया में भी बताते हैं, दुनिया को भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हम एक वनरेबल साइड के ऊपर पहुंचे हुए हैं और आखिरी स्टेज के ऊपर हैं, थ्रेट्स समय बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल अगर ये ग्लेशियर्स वहाँ से पिघल जाते हैं और फिर हम मतलब एक मुश्किल सूरत हाल से हम दो चार होते हैं तो मतलब ये फिर आपका जो पाकिस्तान के अंदर जो ग्रीनरी है ये सारी स्टेक पे लगेगी। एब्सोल्युटली। और अमजद साहब अब ज़रा बताइए कि चूंकि गवर्नमेंट फॉर्मेशन भी जो है, हुकूमत साजी का अमल जो है वो बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल देखी गई थी। आज़ाद जो उम्मीदवार थे, आज़ाद हैसियत में जो कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उन्होंने इलेक्शंस जीता और उसके बाद फिर वो आईपीपी में शामिल हुए, आईपीपी आपके साथ हुकूमत में शामिल हुई, वो अभी आपके कैबिनेट में भी हैं। अलीम खान साहब वाला फैक्टर जो है, चूंकि इलेक्शन की कैंपेन के दौरान आपकी पार्टी खुद भी प्री पोल के हवाले से बड़े इल्ज़ामात उन पर आयद हो रहे थे कि 2 वजीर वहाँ पर जाके ऐलानात कर रहे थे। सो ये फैक्टर जो है वो पहली बार गिलगित बल्तिस्तान में देखा जा रहा था, ये हमें क्या बता रहा है? और ये भी ज़रूर बताइएगा कि ये आज़ाद उम्मीदवार जीते तो चले सही है, लेकिन आईपीपी में कैसे शामिल हो गए? वो तो खैर मतलब वो किसी ज़माने में पाकिस्तान में एक जहाज़ आता था, आज़ाद उम्मीदवारों को उठाता था 2018 में बड़ा, तो शायद वो जहाज़ इधर मिल गया। तो खैर वो तो यहाँ भी जहाज़ चला है, शायद जहाज़ चलाओ या जो भी है। खैर वो मैं ये इशू नहीं है कि अगर आईपीपी में हमारे भाई चले गए हैं, अगर आईपीपी के ज़रिए से वो हुकूमत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आईपीपी के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशनशिप है, एक अच्छा इनके साथ मुआहिदा हो गया है, एक एग्रीमेंट हो गया है। उस एग्रीमेंट के तहत हमने उनको 4 वजारतें दी हैं और इंशाल्लाह वो 4 वजारतें अपना रोल प्ले करेंगे। वो जो आईपीपी के अंदर जो इंडिपेंडेंट्स गए हैं वो भी बहुत पढ़े लिखे और अच्छे लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। उनका शायद आईपीपी से रिलेशनशिप हफ्ता 10 दिनों का होगा। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने तो उनको आज़ाद हैसियत में वोट दिया था, आईपीपी को तो वोट नहीं पड़ा था। ये सवाल तो खैर अब मुझसे नहीं बनता, उनसे बनता है। अब आपके साथ हैं वो, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे पीपल्स पार्टी शायद सिंगल हैंडेडली हुकूमत बनाएगी। नहीं, पीपल्स पार्टी के पास चूंकि जब इलेक्शन हुआ 7 तारीख तक तो पीपल्स पार्टी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड भी था, तमाम जमातों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी थी। 7 तारीख के बाद शायद अचानक एक मतलब पीपल्स पार्टी का जो मैंडेट सामने आ गया, उस पर शायद थोड़ा सा मतलब ये बम शल समझ लेंगे। बिलावल साहब ने बड़े एतराज़ात किए थे बड़े। हाँ खैर अदरवाइज हमें तो मतलब 7 तारीख तक कोई इशू नहीं था, लेवल प्लेइंग फील्ड मिला था। हम ऑलमोस्ट तमाम हल्कों में इक्वली हम इलेक्शन लड़ते रहे। वफाकी वज़रा जो थे वो अपनी कैंपेन भी करते रहे, जो कि ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी थी, लेकिन हमने इसको कोई एतराज़ नहीं किया। उनका हक था कि वो आके कैंपेन करें। उन लोगों ने अपनी प्रॉपर कैंपेनिंग भी कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने अगर पीपल्स पार्टी को वोट दिए हैं तो लामाला अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिए। कोई बात होगी, कोई मतलब उनके जहन में कोई सवाल होगा
तो हमने उनके सवालात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनके 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 जो जज्बात हैं, उनके एहसासात हैं, उनको लेके हमने आगे बढ़ना है। बिल्कुल। और अमजद साहब, वैसे ये प्रॉब्लम भी आप लोग को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आपकी काबीना में अगर आईपीपी के लोग हैं तो आईपीपी के सरबराह तो वफाकी काबीना में भी हैं, अलीम खान साहब फेडरल मिनिस्टर है। सो ये भी नहीं कह सकती अब तो पीपल्स पार्टी के हम वो कैबिनेट में नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली आपके मिनिस्टर जो है वो तो कैबिनेट में भी उनके सरबराह है, उनकी वो जमात भी हमारी मदद करेंगे ना, वो मदद करेंगे। हाँ, हम उनसे भी मदद देंगे, अलीम खान साहब से भी मदद देंगे, हम आईपीपी से भी मदद देंगे, वो हमारी भी मदद करेंगे, क्योंकि ये कलेक्टिव इशू है, ये कोई पीपल्स पार्टी का इशू नहीं है। इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून भी हमारे साथ ऑन बोर्ड है, अच्छा आईपीपी भी ऑन बोर्ड है, दीगर जमातें भी ऑन बोर्ड हैं। वो सब ये चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, ताकि गिलगित बल्तिस्तान की डेवलपमेंट की जो पेस है, जो इस वक्त फैसिलिटी के बजाय लाइबिलिटी बनती जा रही है, उसको हम ठीक कर सकें। और गिलगित वो मियां साहब को इतना एतराज़ था, मियां नवाज शरीफ साहब जब इलेक्शन कैंपेन में आपने सुना होगा वो आ रहे थे तो उन्होंने कहा अभी तक इतनी सड़कें जो है वो इसी तरह से कोई तरक्याती काम नहीं हुए, और अगर वो जीत जाती उनकी जमात तो वो हर 2-3 महीने पे वही हम गुफ्तगू आज़ाद कश्मीर में भी सुन रहे हैं। पर अमजद साहब, तमाम सूबों के मुकाबले पर गिलगित बल्तिस्तान को लाने के लिए आपकी कोई 11 अरब के जहाज़ वाली ख्वाहिश तो नहीं है? नहीं अलीना, हम इस साइड पे तो नहीं सोच रहे हैं। हम यही कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को जो दरपेश मसाइल हैं, उन्हीं के साथ हमारी जंग है, प्रायोरिटी उन्हीं के ऊपर हमारी कुल टोटल फोकस, मतलब हमारी पॉलिटिक्स है। और हमें वोट भी सिर्फ इस बात पे पड़े, हमने किसी जमात के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं की, आज भी हम किसी जमात के खिलाफ, किसी लीडर के खिलाफ बात करना नहीं चाहते। हम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दरपेश मसाइल के ऊपर टोटल हमारा फोकस है, और हम ये समझते हैं कि हमें लोगों ने इस बात पे वोट दिए हैं और गवर्नमेंट दी है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बिजली की सहूलत दे सकें, लोड शेडिंग का खात्मा कर सकें, हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो डिज़ास्टर हैं उनका कोई हल पेश कर सकें, और गिलगित बल्तिस्तान के जो पोटेंशल्स हैं, सियाहत का पोटेंशल है, तो उसको ऐसा हार्वेस्ट करें कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को फ़ायदा हो। या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर माइनिंग मिनरल का पोटेंशल है, तो उससे गिलगित बल्तिस्तान बेनिफिट हो। तो हमारा काम ये है कि हम इन जो हमारे पास पोटेंशल्स हैं उन्हीं को अपॉर्चुनिटीज़ बना लें और गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की करें। और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आपको पता है कि बहुत सारी बेरोज़गारी का जो रेशो है 80%, गुर्बत का रेशो भी रेस्ट ऑफ द कंट्री से बहुत ज़्यादा है, और ऑल्दो पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट उस सूबे में। हाँ, ऊपर से लिटरेसी रेट आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो लिटरेसी रेट का ज़्यादा होना, बेरोज़गारी का मतलब उसको एक चैलेंज होना, गुर्बत एक चैलेंज होना, लोगों में एहसास ओवरऑल भी आपका गिलगित बल्तिस्तान का जो इलाका है, जो रीजन है, फुल ऑफ रिसोर्सेज होना, मतलब एक अमीर तरीन खित्ते में गरीब तरीन लोगों का रहना एक हुकूमत का फेलियर हो सकता है। यहाँ पे मतलब लोगों की गलती नहीं। इसलिए हम ये समझते हैं कि जो खित्ता अमीर तरीन है तो वहाँ के लोग भी अमीर तरीन हो, वो उससे बेनिफिट हो और अपने उनकी इकॉनमी दुरुस्त हो। हम सिर्फ लोगों की इकॉनमी की भी बात नहीं कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की इकॉनमी भी कमज़ोर है, वो भी ऑलमोस्ट एक बेरोजगार हुकूमत। तो अगले 5 साल में उसको भी ठीक करने की जरूरत है। अच्छा, लेकिन आपने जहाँ पर जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 15 रोज़ तक का वक्त दिया है, कमेटी तश्कील करने का कह दिया है, और तमाम जो गिलगित बल्तिस्तान के जो मसाइल हैं, जो उनके मुतालबात हैं, उसके हवाले से अब वो लुक इनटू करेंगे। ये ज़रूर बताइएगा अगले 5 साल में, यानी कि हमें प्रोग्रेस कार्ड पे कहीं ना कहीं गिलगित बल्तिस्तान नज़र आ रहा होगा? बहुत लाजमी होगा कि हम प्रोग्रेस करें, हम गिलगित बल्तिस्तान को गुड गवर्नेंस की मिसाल बनाएं। हमारे पास चूँकि एरिया बहुत ज़्यादा है, आबादी कम है, और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के लिए एक मॉडल सूबा बन सकता है इन टर्म्स ऑफ गुड गवर्नेंस। इंशाल्लाह हम हर चीज़ को ट्रांसपेरेंसी और मेरिट की बुनियाद पर करेंगे, और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर के जो पोटेंशियल्स हैं उन्हीं के ज़रिए से हम गिलगित बल्तिस्तान की इकॉनमी को ठीक करने की कोशिश करेंगे। राइट। और आखिरी सवाल अमजद साहब, बतौर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, आप कैसे देख रही है जो भारत में राइट अक्रॉस द बॉर्डर जिस तरह से हमें नौजवान नस्ल सड़कों पे नज़र आ रही है? फिर आपको पता है 5 अगस्त को 7 साल हो जाएंगे, 7वीं एनिवर्सरी होगी मकबूजा कश्मीर का जो खुसूसी स्टेटस था, जिस तरह से वो खुसूसी हैसियत ख़त्म की गई थी, और अब जो भारत नज़र आ रहा है उसी मोदी के अंडर वो जो सप्रेशन का पूरा एक माहौल है, वही मोदी, उसी का भारत, और उसी की वो जो नौजवान नस्ल है वो उसके खिलाफ जो है वोट खड़ी हुई है, उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। सो आपको ये मामला किस नहज पे जाते हुए नजर आ रहे हैं? और जो जेनजी वहाँ पर जो रिवोल्ट कर रही है, जो उस वक्त सड़कों पर नजर आ रही है, कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो एहतजाज कर रही है, तुलबा सड़कों पर है, तो ये गिलगित बल्तिस्तान में कैसे देखा जा रहा है इसको? हाँ, ये फनामना तो सिर्फ एक मुल्क के हद तक नहीं है। अब मतलब इससे पहले हमने देखा है, मतलब आप बांग्लादेश के हद तक देखें तो वहाँ श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ऑलमोस्ट हद तक तकरीबन तमाम थर्ड वर्ल्ड के अंदर ये फनामना देखा जाता है। तो आज इंडिया को भी इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ के जो यूथ है वो हर सूरत में अपने राइट्स चाहते हैं,
अपने हकूक़ की प्रोटेक्शन चाहते हैं, वो अपने राइट्स के लिए मतलब वोकल हैं, और जो कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन गया है और सोशल मीडिया का दौर है, तो उसके ऊपर उनकी एक मूवमेंट चल रही है, तो उसको अगर वो हैंडल करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि मोदी उसको कैसे हैंडल करता है। तो मुझे इस बात का यकीन है कि वो कभी भी इसको हैंडल तो नहीं करेगा, उसको मिस हैंडल करेगा, और मिस हैंडल हो रही है वहाँ पर, तो वो डेली की सूरत-ए-हाल बुनियाद पे करेगा, हाँ। उसका नतीजे में ये और बढ़ेगी। और मतलब जो इंडिया का जो फेस है, जो हमें जो कल तक नज़र आ रहा था, तो जिस तरह मलाइन किया है मोदी ने, तो ये अब इंटरनेशनली भी मोदी का जो एटीट्यूड है या मोदी का जो नैरेटिव है या हिंदुत्व का नज़रिया है, उससे इंडिया के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हुए हैं, अब प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, और उसके माशरे के अंदर भी ये सवालात जन्म ले रहे हैं। तो जब भी हुक्मरान अपने ख़ास मकसद के लिए या अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आप मीडिया को भी लेके चलते हैं और ख़ास मकासद के लिए एक्सट्रीमिज़म को आप बढ़ाते हैं, उसकी तक़वियत देते हैं, तो नतीजे में यही कुछ होता है कि कल को कुछ जवान खड़े हुए हैं और वो अपनी बात कर रहे हैं, और वो अब मुतालबा कर रहे हैं भारतीय वज़ीर आज़म से कि वो मुस्ताफ़ी हो। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन साहब गुफ्तगू कर रहे थे। इसी के साथ ही बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ।